बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जहाँ पे मजम्मत करनी है, जहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे मुंह खोलना है, वहाँ इनका मुंह खुलता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है ना, और अब तो वो अमली जामा पहनाने की बात भी कर रहे हैं। वहाँ पे जनाब इसराइल की गवर्नमेंट ने बाकायदा कह दिया, उनका जो वज़ीर दिफा है उसने भी कह दिया, उनका जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू उसने भी कह दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अमेरिकन फौजी नहीं भेज रहा, लेकिन इसराइल जंग के बाद गजा को जब खाली करवा लेगा, अब ये हमें इशारा मिल रहा है कि एक दफा फिर जंग होने जा रही है और ये गजा खाली हो जाएगा। यही कोशिश है ना कि इस खित्ते से फलस्तीनी निकल जाए, वो यहां पे ना रहे और ये कंट्रोल सारा का सारा इसराइल के पास चला जाए। तो इसराइल के पास नहीं जाएगा, अमेरिका के पास जाएगा, कंट्रोल तो चला गया। तो वो जिसकी पाकिस्तान हमेशा मुखालफत करता रहा, पूरी दुनिया करती रही, वो तो हो गया। अब इसके ऊपर जो है दुनिया पूरी मजम्मत कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के खिलाफ खड़ी हो रही है। शहबाज शरीफ का मुंह नहीं खुल रहा, जरदारी साहब का मुंह नहीं खुल रहा, आर्मी चीफ इसके ऊपर कोई लबकोशाई नहीं कर रहे, बाकी कोई बंदा इसके ऊपर बोल ही नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। यानी इसको जवाब देने के लिए भी इनके अंदर जरूरत नहीं है। और यहां पे एक बंदा जो है उसने कहते हैं गाली निकाली है, दहशतगर्दी का पर्चा दे दो। तो ये क्राइटेरिया है जनाब, और ये बुजदली है और तो कुछ नहीं है। और उधर जनाब जो अजीबो गरीब हरकतें की हैं बिलावल ने, जाके जो तमाशा लगाया पाकिस्तान का, अपना और अपने खानदान का, वो मैं देखकर हैरान हूं। और पहले तो मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कोई फेक, ये आप जरा देखें तस्वीर, ये बिलावल की तस्वीर है, ये देखें, ये डोनाल्ड ट्रंप पीछे आपको नजर आ रहा है, सामने बिलावल, एक दफा कैमरे की तरफ मुंह करके और एक तरफ दूसरी तरफ मुंह करके जो है वो बिलावल ने अपनी तस्वीर बनाई, दो पोज यहां पे रख के बनाई है। अब हम प्रोडक्शन के लोग हैं तो हमें आइडिया हो रहा है, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ और दोस्त भी मेरे यही कह रहे हैं कि ये स्क्रीन है, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। यानी ये मुमकिन नहीं है ना कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो है वो खिताब कर रहा है सामने खड़े होकर, तो आप उसकी तरफ पिट करके तो आप अपनी फोटोएं बना रहे हैं। अब चिड़ियाघर में तो नहीं आए हुए ना कि पीछे शेर खड़ा है या भालू खड़ा है तो आप जनाब उसकी तरफ पिट करके आप अपनी फोटो में बना रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो खच मारी गई है ना, ये पीछे कोई स्क्रीन है, और मेरे ख्याल में जिस तरफ को ये बिलावल का मुंह है ना, उस तरफ को बहुत दूर कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो इतनी दूर बिठाया गया बिलावल को कि शायद वहां पे फिर ये स्क्रीन थी, ताकि जो दूर बैठे हुए वो स्क्रीन के अंदर नजारा कर लें और डोनाल्ड ट्रंप को करीब से देख लें। तो बज़ाहिर ये एक स्क्रीन नजर आती है, मैं आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मेरी अपने जितने भी प्रोडक्शन के साथियों से बातचीत हुई है वो सारे ये कह रहे हैं कि खान साहब ये स्क्रीन ही है, ये डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हो नहीं सकता। उसकी दो तीन वजूहत है। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहा हो और एक लड़का खड़ा हो जाए फ्रंट रो में और उसकी तरफ पीठ कर दे तो, और सेल्फियां बनवाना शुरू कर दे, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि बिलावल इतना करीब जाके बैठ जाए, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा थोड़ा वो कलर कम्बिनेशन है ना, उससे भी आइडिया होता है कि ये कोई फोटो बनाई गई है स्क्रीन के सामने। तो एक तो बेवकूफ़ बनाने की इन्होंने कोशिश की कि जी बिलावल जाके पहली लाइन में बैठ गया। दूसरा उसके बाद बिलावल का एक खिताब दिखाया जो किसी और इवेंट का था, यानी उस जगह का नहीं था, वहां डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में खिताब नहीं हुआ। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे डाइस रखा हुआ है, जिसको वो सामने वो डाइस होता है जिसके ऊपर खड़ा होकर बंदा बात करता है, सामने जो पड़ा होता है एक छोटी टेबल डाइस, बिलावल के सामने जो डाइस पड़ा हुआ है वो किसी और तरह का है, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो डाइस पड़ा हुआ है वो किसी और तरह का है। तो एक ही तकरीब में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उसके बाद बिलावल आया तो क्या डाइस चेंज कर दिया था? ऐसा नहीं होता। ये तकरीब का इख्तिताम कहीं और, किसी और जगह पे कोई और इवेंट, और कुछ सुनने वाली ऑडियंस भी कोई और डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला कुछ और, उसकी ऑडियंस भी कोई और। वो क्लास आई हुई थी वहां पे पूरी दुनिया की, वो क्रीम आई हुई थी पूरी दुनिया की, वहां पे उन्होंने बिलावल से खिताब करवा के कोई खच मरवानी थी। तो ऐसे नहीं होता। बहरहाल मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ा अजीब लगा मुझे ये सारा कुछ देखते हुए कि यार इतने सस्ते हैं ये बेचारे। यही बिलावल है, थोड़ा अर्सा पहले इमरान खान को पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप कहता था तस्दीक करने के लिए। अब यही उसी डोनाल्ड ट्रंप को खोते को बाप बनाना है, इनसे कोई सीखे। और उनका जो है ना वो यानी अजीबोगरीबी काम है इनका। ये जनाब पहुंच गए वहां जाके और उन्होंने कहा जनाब कि ये अब डोनाल्ड ट्रंप, अब हमारा डोनाल्ड ट्रंप। मेरे अब्बू का भी वाकफ है, मेरी अम्मी का भी पुराने दौर के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो जिंदा हुआ करती थी तो इन्होंने हमें बुला के खाना भी खिलाया था। अब बिलावल को पता नहीं कहाँ से याददाश्तें आ रही हैं, लेकिन ये याददाश्तें उस वक्त नहीं थी जब इमरान खान की बुराई करने के लिए इमरान खान को कहना था कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। ये भी बिलावल ने कहा हुआ है ना। अब जनाब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यानी मुझे धचका लगा एक देख करके, यार जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर भुट्टो का बेटा इतना हल्का हो सकता है, ऐसी खच मार सकता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया और मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, ये आसिफ जरदारी का भी बेटा है। बिलावल जरदारी जो है वो खाली उनका नहीं है खून, ये आसिफ जरदारी का भी बेटा है, तो ये इस तरह कर सकता है। मैंने अपने आप को ये सोच के तसल्ली दी और मुझे अच्छी खासी तसल्ली हो गई ये सोचने के बाद। अब जनाब अगली खबर है और बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर यौम स्याह के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और कई जगहों के ऊपर दफ़ा 144 लगाई जा रही है, कई जगहों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में जितने अहम रहनुमा हैं उनके डेरों पे, दफातर पे और उनके घरों के आगे जो है वो
पुलिस की नफरी खड़ी कर दी गई है, पंजाब को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके पंजाब में एहतजाज ना किया जा सके। देखिए, सबसे बड़ी डकैती जो पड़ी है ना पाकिस्तान में इलेक्शन में, वो पंजाब में पड़ी है, फिर कराची में पड़ी है, और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर डकैती पड़ी है, और एक डकैती बलूचिस्तान में हुई है। लेकिन बलूचिस्तान में कोई पहली डकैती नहीं है, हमेशा से इलेक्शन ऐसे ही होते आए हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो आप जब भी बलूचिस्तान में करेंगे तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। लेकिन वहां पे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे लेकर आती है, क्योंकि बलूचिस्तान में उन्होंने बहुत कंट्रोल रखा हुआ है। वहां पे बहुत सारे मादनियाती वसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आबादी कम है, वसाइल बहुत ज़्यादा है, और उन वसाइल के ऊपर एक अजीबोगरीब वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे वसाइल पे कब्जा हो रहा है, हमें मिल कुछ नहीं रहा। और जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है वो ये कहती है जनाब नहीं, ये वसाइल भी पाकिस्तान के हमारे हैं, और ये लोग जो हैं ये कोई फरारी कहते हैं, किसी को दहशतगर्द कहते हैं। तो वो अजीब किस्म का सिनेरियो बना हुआ है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन हो सकता है अगर वहाँ के सरदार बैठे, वहाँ के नौजवान बैठे, पॉलिटिकल क़यादत बैठे, सारे बैठ के फैसला करें, जरगा करें आपस में, और फैसला करने के बाद हुकूमत को बताएं कि जनाब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, इस तरीके से बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा तो अमन व अमान आ सकता है। पॉलिटिकल सोल्यूशन है इन चीज़ों का, ताकत के बलबूते के ऊपर नहीं किया जा सकता। लोगों को आज के दिन क्यों निकलना होगा, यानी कल के दिन लोगों को 8 फरवरी को क्यों निकलना होगा? क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी धांधली को। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 मरतबा हुआ, एक 1971 में हुआ था और एक 8 फरवरी 2024 को हुआ था। 1971 में जब मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, और आज मैंडेट को तस्लीम ना करके पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोस कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा होती चली जा रही है। इस खलीज को कैसे दूर किया जा सकता है बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह की कॉल दी है, लोगों को निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए? देखिए, आम आदमी के पास जो वाहिद ताकत होती है ना, या वाहिद इख्तियार होता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, तो वो उसके वोट की पर्ची होती है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बूट के साथ कुचल दिया है। तो आम आदमी की सोच और उसके इज्तमाई शऊर, जो पाकिस्तान पूरा है, अवाम का जो इज्तमाई शऊर है, उसकी तौहीन की गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये अवामी हुकूमत नहीं है जो इस वक्त मौजूद है, और इन्हें अवाम का कोई एहसास भी नहीं है। यानी हुकूमत आई 2 नंबर तरीके से, जाली फार्म 47 इनको पकड़ा दिया हाथ में एस्टेब्लिशमेंट ने कि जाओ जाके ताड़ी हुकूमत बन गई है, ये आगे हुकूमत में बैठ गए। अब इनको अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ना इन्हें अवाम से किसी किस्म की कोई हमदर्दी है। ये आए हैं जाली तरीके से, और इनको पता है कि अवाम ने इनको नहीं वोट दिया, लिहाजा ये अवाम के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करते। आप देख लें जो कुछ पंजाब में हो रहा है, जैसा जुल्म और ज्यादती हो रही है, जिस तरह तजावजात के खात्मे के नाम के ऊपर गरीबों को कुचला गया है, जिस तरह उनसे बदला लिया जा रहा है। अभी जो भी जाता है बाहर माइक लेकर बात करता है, मंसूर अली खान साहब ने बात की है और दूसरे सहाफ़ियों ने बात की है। मैं आगा शेख सरवर साहब के वो सुन रहा था, मैं नया पाकिस्तान के हमारे हसनैन हैं उनकी बातें सुन रहा था। वो जितने लोग जाते हैं पब्लिक में बात करने के लिए, कानों को हाथ लग जाता है। मैंने अपनी टीम को 2 दफ़ा भेजा है, मुझे कम से कम भी 15 इंटरव्यूज निकालने पड़े बीच में से। लोग इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं नून लीग को पंजाब में, ये इनकी हालत हो गई है। लोग इनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें लोगों का एहसास ही नहीं है। अगर लोग खामोश रहेंगे ना, अगर आप खामोश रहते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी मैंडेट चोरी हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा इलेक्शन आएगा वोट डाल देंगे, तो याद रखिएगा दोबारा भी आपके साथ यही होगा। हर दफा ये हुआ करेगा कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के जोकर्स लाकर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया करेगी कि जनाब ये बंदे हमें पसंद है और ये हमारी जी हजूरी करेंगे, इनकी बूट पॉलिश की रफ्तार भी तेज है और बड़ी अच्छी पॉलिश करते हैं, हमारे बूट चमकते रहते हैं, लिहाजा इन बंदों को लाके इक्तदार में हमने बिठाना है। अवाम के इज्तमाई शऊर की और अवामी मैंडेट की हमेशा तौहीन होती रहेगी जब तक कि अवाम बाहर निकलकर अपना मैंडेट वापस नहीं लेती, तब तक। सबसे बड़ी धांधली नाज़रीन पंजाब में हुई, तो पंजाब के लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पंजाब के अंदर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो उतना ही ज़्यादा जुल्म, जबर और फसायत भी हुई है। बेशुमार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी फिर पंजाब पूरे को जो है वो एक स्टेट बना दिया गया, पुलिस स्टेट, और वहाँ पे पुलिस की नफरी हर जगह खड़ी कर दी गई है। डंडे सोटे चल रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर अवाम निकल आए, देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये फैसला अवाम ने करना है कि इस गुलामी में और परेशानी में कब तक रहना है, इसको कब तक बर्दाश्त करना है। जिस दिन अवाम ने यह फैसला कर लिया ना, पंजाब में ये पुलिस आपको नज़र भी नहीं आएगी, कोई फोर्स आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएगी। अगर 10, 15, 20, 25, 50 की तादाद में निकलते हैं, 100, 200, 500 आदमी निकलता है और इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, जब भी तो काम खराब होता है। अगर एक ही दफ़ा लाखों लोग पंजाब के अंदर निकलकर सड़कों पे आएँ और वो पुरअमन एहतजाज करें, जो कि उनका हक है, तो इस निज़ाम के पसीने छूट जाएंगे। पंजाब जो है वो करोड़ों लोगों का सूबा है और पंजाब के अंदर लोगों का हक है कि वो अपने मैंडेट की वापसी का तकाजा करें, या उनका मैंडेट जो चोरी किया गया उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पूरा अमन एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ,
कोई तोड़ फोड़, कोई ज्यादती। मुल्क हमारा अपना है, ये इदारे हमारे अपने हैं, सारी चीज़ें हमारी अपनी है। मैंने तो स्कूलों के बच्चे जब एहतजाज कर रहे थे कॉलेजेस के, तो मैंने उनको भी ये कहा था कि बच्चे ये कॉलेजेस आपके अपने हैं, ये इमारतें आपकी अपनी है, तो इनको नुकसान नहीं पहुंचाना आपने इसमें पढ़ना है, आपके बच्चों ने इसमें पढ़ना है, आपके भाइयों ने इसमें पढ़ना है, आपकी फैमिली ने इसमें पढ़ना है, लिहाजा इनको नुकसान ना पहुंचाएं। हुकूमत के खिलाफ आप जरूर एहतजाज करें, वो आपका हक बनता है। बहरहाल बलूचिस्तान में तो आपको पता है एहतजाज करने ही नहीं देते। आज़ाद कश्मीर के अंदर लगातार छापे पड़ रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहा है। जीबी के अंदर भी लोगों को ऐसे ही रोका जा रहा है ज़बरदस्ती। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एक जगह है जहां पे एहतजाज आज़ादी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है, बाकी पाकिस्तान में तो इजाज़त है नहीं। अब दुनिया में वो तमाम ममालिक आगे निकल गए हैं जहां पे अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं की गई, जहां पे अवामी मैंडेट के मुताबिक आगे बढ़े, वो तमाम ममालिक दुनिया में हमसे आगे निकल गए। लेकिन क्योंकि हमने हमेशा अवामी मैंडेट की तौहीन की, हमारा मुल्क भी टूट गया, हमारा बेड़ा गर्क भी हो गया, हमारी इकॉनमी भी तबाह हो गई, हमारे नौजवान भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में मायूसी भी बढ़ती चली जा रही है। हमने अपने मुल्क की हर चीज़ को पहले से ज़्यादा बुरी हालत में पहुंचा दिया। वजह क्या है? सिर्फ अवामी मैंडेट की तौहीन। और तौहीन करने की वजह क्या है? कि सबका अपना अपना ज़ाती फ़ायदा, अपना अपना ज़ाती मफाद। नाज़रीन, 2-3 इंकशाफात हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, लेकिन पहले इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं, आलिया हमजा साहिबा के ऊपर 7 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। 7। ये 7 मुकदमात उनके ऊपर क्यों दर्ज किए गए? कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं यौम स्याह मनाने के लिए कि जनाब आपके ऊपर धांधली हुई है, आपके साथ जुल्म हुआ है, आपके वोट की पर्ची चोरी हुई है, उसको बूटों के नीचे रौंदा गया है, लिहाजा बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। अब ये आईनी और कानूनी हक है। अब एक खातून ये काम कर रही हैं, ये रियासत इतनी खौफजदा है कि 7 मुकदमात आलिया हमजा साहिबा के ऊपर कर दिए हैं। यानी जिसको दिल करता है दहशतगर्द बना देते हैं, जिसके ऊपर दिल करता है जैसा मर्जी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था जो अब हो रहा है पाकिस्तान में, और दीगर लोगों के साथ भी यही हो रहा है। जुनेद अकबर साहब का एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर साहब ने कहा, बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन 2024 का जो हुआ था, अब 1 साल गुजर गया है, एहतजाज भी इसी सिलसिले में हो रहा है। उन्होंने कहा जी उसके लिए कोई नाम इमरान खान साहब ने फाइनल नहीं किया, इनके नाम पर किसने लिस्टें फाइनल की, ये सवाल उन्होंने उठा दिया। जुनेद अकबर साहब ने ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हो सकता है कुछ लोग चाहते हो मेरे और गंडापुर के हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन मैं और गंडापुर एक पेज पे हों या ना हो, लेकिन सब लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और लोग हमारे लिए नहीं इमरान खान साहब के लिए जलसे में आएंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्शन 2024 के लिए कोई नाम इमरान खान ने फाइनल नहीं किए। हमें बताया गया था कि MNAs और MPAs के नाम इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं, लेकिन मैंने जब इमरान खान साहब से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई थी। इमरान खान के नाम पर MNAs और MPAs की किसने लिस्टें फाइनल की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब के पैगामात मिलते हैं और मालूम है कि वो क्या चाहते हैं। बैरिस्टर गोहर या किसी और ने अभी तक एहतजाज से मुतालिक ब्रीफ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर बड़ी बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जो बंदे MPAs MNA बने हैं इनकी लिस्टें तक इमरान खान साहब ने फाइनल नहीं की, तो इमरान खान साहब का नाम लेकर कौन फाइनल कर रहा था? ये सवाल जुनेद अकबर साहब ने उठाया। इस सवाल को हम यहाँ छोड़ते हैं, लेकिन एक और सवाल है जो उठाया है आज़म सवाती साहब ने। आज़म सवाती साहब ने एक तकरीर की है जेल से छूटने के बाद, उसमें उन्होंने 2-3 नुक्ते उठाए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। आज़म सवाती साहब का कहना है कि जनाब कारकुनों को अकेला छोड़ा गया, ये उन्होंने लीडरशिप से शिकवा किया। उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें बताई, ऐसे कि गाड़ियों के अंदर बंद कारकुनों को गाड़ियों में पेशाब करना पड़ गया, इतनी देर तक उन्हें गाड़ियों में बंद करके रुस्वा और जलील किया गया। जो कारकुनों के साथ तशद्दुद हुआ और जिस तरह के हालात में उन्हें रखा गया, पार्टी क़यादत ने उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ये आज़म सवाती साहब ने शिकवा किया। वो तो डी चौक में भी नज़रअंदाज किया, 2 दफ़ा किया, कारकुनों को छोड़कर चले गए और वहाँ पे कारकुनों को गोलियाँ भी लगीं, और जिनको गोलियाँ लगीं, जो शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, उनके लिए अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। पैसे अगर दे रहे हैं तो पैसे देना कौन सी बात है? असल बात तो यह है कि आप उनको इंसाफ लेकर दें। वो वहाँ पैसे लेने के लिए तो डी चौक में कोई नहीं आया था, PTI के कारकुन तो आए थे इंसाफ लेने के लिए, तो उन्हें इंसाफ आपने लेकर नहीं दिया। जो लोग कत्ल हो गए उनके लिए क्या किया गया अब तक? तो ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। CCTV फुटेज कहाँ गई? अभी तक कुछ पता नहीं है। जो लोग लापता हुए उनके नाम, लिस्टें, उनके घर वालों के बयानात कहाँ हैं? कुछ पता नहीं है। तो अब इन वाक़यात को लगभग 3 महीने होने वाले हैं और 3 महीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से
सानेहा डी चौक के हवाले से अभी तक की डेवलपमेंट जीरो ही है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक मुकदमा इस्तगासा इन्होंने मुकदमे के लिए किया एक अदालत में, और वहां पे भी पार्टी की लीडरशिप जाने से कतराती है। यानी कारकुन के लिए कोई नहीं निकलता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं आवाज उठाता, और लीडर के लिए सारे निकलते हैं। कारकुन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं लीडर्स के लिए, लेकिन इन्होंने कारकुनों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है। नाज़रीन, अब ये शिकवा जो है वो उनकी जानिब से भी आया, आज़म सवाती साहब की जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, मैं इमरान खान साहब को बताऊंगा, और इस तरह के मामला उन्होंने उठाए और खासे गुस्से में थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कारकुनों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब डट कर खड़े हैं और हम सब इमरान खान साहब के पीछे हैं, हमारी सबकी वफादारी इमरान खान साहब के साथ है और उनके विजन के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। तो आज़म सवाती साहब ने कहा कि मैंडेट भी वापस होगा, और जिस तरह वो बात करते हैं खुलकर उसी तरह आज़म सवाती साहब ने बात की। लेकिन जुनैद अकबर और आज़म सवाती साहब ने हसास मामलात को छेड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की इस बात की कि एक जनाब स्टेटमेंट अखबारात के अंदर छुपवाया गया था, ये एक स्टेटमेंट डॉन अखबार में छापा गया है कि पीटीआई के बड़े कंसर्न हैं इमरान खान की हेल्थ के हवाले से और उनके लिए अर्जेंट मेडिकल केयर मांगी गई है, तो इसको फेक न्यूज़ करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इससे पहले जंग अखबार में गालिबन और कहीं और भी ये खबर छपवाई गई थी कि इमरान खान साहब का शुगर और ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, तो इस तरह की खबरें या अफवाहें फैलाई गई। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा, उन्होंने क्लियरली कहा कि इमरान खान को किसी किस्म के ऐसे मामलात नहीं है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना कोई शुगर का मामला है, और ना उन्हें कोई दिल की बीमारी है। माशाल्लाह इमरान खान फिट एंड हेल्दी हैं, ये उन्होंने कहा। और हमारी फैमिली जो है वो इमरान खान साहब से मिली है 6 फरवरी को, और 1 दर्जन के करीब जो वकला हैं वो भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स जो है वो भी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर ट्रायल के दौरान मौजूद थे। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। और होता ही है ना कि पहले खबर फैलाई जाती है कि वो बंदा बीमार है और फिर अचानक से जो है वो खबर फैलाई जाती है जी वो बहुत और बीमार है। तो इस तरह की चीज़ें करके बाद में जो उनके घर वाले हैं उन्हें ये खदशा है कि इमरान खान साहब की बीमारी या उनकी हेल्थ की खराबी की झूठी खबरें फैलाकर कल को कोई और कार्रवाई ना डाल दी जाए। तो इसलिए वो हमेशा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हैं, मुकम्मल तौर पे फिट हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल इशू किसी किस्म का इमरान खान साहब को नहीं है, चंगे भले हैं, वो वर्जिश भी करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। नाज़रीन, हालात ने शहबाज शरीफ साहब को मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पे पहुंचा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसूली तौर पर तो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हैं और वो नए इलेक्शन के हक में है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ एक और है, वो बड़ा टेक्निकल है। मामला ये है कि वो ये जानते हैं कि इस हुकूमत के साथ फजलुर रहमान साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे। और फजलुर रहमान साहब ये भी जानते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन हो गया तो इस वक्त फ़ायदा फजलुर रहमान से ज़्यादा इमरान खान साहब को होगा और वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। फजलुर रहमान साहब के लिए फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कल को नून लीग की जगह पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म नून लीग का नहीं पीटीआई का होगा। तो ये जो फ़र्क है फजलुर रहमान साहब को ये हज़म नहीं हो रहा जब तक कि उनके लिए कोई मार्जिन नहीं निकलता। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोल रहा है, फजलुर रहमान साहब सियासत करेंगे, वो तवज्जो हासिल करेंगे, वो मीडिया में रहना चाहेंगे, वो अपनी अहमियत को सामने लाना चाहेंगे, लेकिन वो अभी फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अगर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारा कुछ ही उल्टा पलटा देगी और वो यकतरफा इलेक्शन होगा और तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। नाज़रीन, कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।